Namaste, Khamagani. I welcome you all to my channel, Rajasthan GK in English. So, in today's session, we are going to continue with the chapter 2 of Economic Survey. So, as all of you know कि हमने Economic Survey का एक सीरीज़ स्टार्ट किया जिसके अंदर हम इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं. चैप्टर 2 का पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया. आज के सेशन में हम चैप्टर 2 आगे हम कंटिन्यू करेंगे. सो जो चैप्टर 1 रहा था उसमें हमने मैक्रो मैक्रो इकोनॉमिक व्यू देख लिया था पूरा स्टेट का, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी, जीएसवीए और इन सारी चीज़ों पे अपना डिस्कशन, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, देन पर कैपिटा इनकम, इन सारी चीज़ों पे अपना डिस्कशन हो चुका था. देन जो हमारा सेकेंड चैप्टर था वो था अबाउट एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स. उसमें मैंने आपको बताया था कि हम एग्रीकल्चर के रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे एंड देन उससे रिलेटेड कुछ स्कीम्स एंड एवरीथिंग. सो हमारी जो लास्ट सेक्शन रहा था एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उससे रिलेटेड हमने कुछ मेजर स्टैटिस्टिक्स देख लिए थे कि एग्रीकल्चर का ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में कितना दिस थिंग सेक्टर वाइज ग्रोथ जब हम देखते हैं तो एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है. एट कांस्टेंट प्राइसेस इट इज़ सम 26.21% एंड एट करंट प्राइसेस हमारा कुछ रहता है ये 27.72%. करंट प्राइसेस में थोड़ा सा बढ़ जाता है. देन जीएसडीपी की हमने बात की थी. इसके अंदर हमने देखा था कि जो भी टोटल जीएसडीपी है उसमें एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है और हमने 2 और उसका कुछ डबल, उससे हमने ऐसा कुछ याद किया था. देन हमने बात किया था कि जब हम एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर की बात करते हैं उसमें सिर्फ एग्रीकल्चरल कोर एक्टिविटीज़ नहीं आती, उसमें लाइफ स्टॉक, क्रॉप, फॉरेस्ट्री, लॉगिंग, फिशिंग सब आता है. तो लाइफ स्टॉक का कंट्रीब्यूशन हमने देखा था कि ज़्यादा रहता है क्रॉप से, तो वो कुछ 48.58% के आसपास था. क्रॉप्स का कंट्रीब्यूशन 44 रहता है. फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग हमने 6.40% याद किया था एंड फिशिंग 0.49% हमने याद किया था. देन उसके बाद में हमने लैंड यूज़ पैटर्न भी देखा था. इससे रिलेटेड हमारे लिए कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स थे, जैसे कि टोटल नेट सोन एरिया हमारे राजस्थान में कुछ 184 लाख हेक्टेयर्स रहता है एंड आउट ऑफ दैट मतलब कि इसी जो टोटल आपका एरिया है उसमें से 53.74% इज द नेट सोन एरिया. देन कल्चरेबल वेस्ट लैंड, हमारा वेस्ट चले गए थे 10 रुपीज़ हमने या 10 मार्क्स, तो 10.39% इज कल्चरेबल वेस्ट लैंड. एंड देन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो इट वॉज, हमने एक फॉरेस्ट बना के उस पर 8 लिख के याद किया था कि फॉरेस्ट 8.09% आपका हो जाएगा. देन हमने एक परमानेंट पास्चर्स वाला भी याद रखा था 4.82% के आसपास. एंड देन क्रॉप्स एंड ग्रोव्स का कुछ 0.09%. देन आफ्टर दैट हमने ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स की बात की थी, जिसमें हमने बात किया था कि टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स तो हमारे कुछ 76.55 है. इसी का 10% फीमेल ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स हो जाती हैं, जो कि आपका कुछ 7.75 लाख हो गया था. देन जो टोटल ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स है वो टोटल एरिया कितना कवर करती है, 208.73 लाख हेक्टेयर एंड द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स इज 2.73 हेक्टेयर्स के आसपास. देन लैंड होल्डिंग्स में हमने एक पैटर्न देखा था कि हमारे यहाँ पे मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स एंड लार्ज लैंड होल्डिंग्स किस तरीके से है. सो मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स ज़्यादा है, 40%. जितने भी टोटल लैंड होल्डिंग्स है उसमें मार्जिनल वाली ज़्यादा है एंड लार्ज लैंड होल्डिंग्स बहुत कम है, विच इज़ 4.69% ओनली. देन मानसून से रिलेटेड अपन ने कुछ 2 इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स देखे थे कि एक नॉर्मल रेनफॉल इज़ 43.560 mm के आसपास, दैट इज़ 43 सेंटीमीटर, एंड एक्चुअल रेनफॉल इज़ 499.60 mm, दैट इज़ 49 सेंटीमीटर के आसपास. नाउ आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं विद एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स रहेंगे आपके एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में से, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना, ठीक है. नाउ जब हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं कि ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या हुआ है 2023-24 में, बिकॉज दिस इज इकोनॉमिक सर्वे, आप लास्ट एक साल के डेटा की बात कर रहे हो. सो 2023-24 का डेटा की अगर अपन बात करें, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की अपन बात करें, तो इसमें कुछ मेन चीज़ें जो आपको देखनी होगी. ये जितना भी आपको डेटा दिया जा रहा है ये लाख मेट्रिक टन्स के अंदर है. ओके ना, सबसे पहले आपसे जो स्टैटिस्टिक एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बता दीजिए कि टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमारे राजस्थान में कितना हुआ है. टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो इट वुड बी 245, ठीक है, 245 लाख मेट्रिक टन्स. तो इसको आप अगेन राउंड ऑफ करके लीजिए और फिर थोड़ा सा कम कर लीजिए, 250 कुछ याद रख लिए. ओके नाउ बिकॉज अपन पूरा फूड ग्रेन्स की बात करें ना, तो आप ऐसा ध्यान में रखो कि आजकल 250 रुपये की एक थाली, वैसे हम 100 रुपये की एक थाली सुनते हैं, लेकिन आप ₹250 या 250 रुपये की एक थाली कुछ याद रखो, और उसमें से 5 आपने 250 रुपये की एक थाली खरीदी और 5 रुपये आपको
वापस रिटर्न में दे दिए गए। ऐसा कुछ आप एक सीन इमेजिन कर सकते हो कि मतलब आपका जो पूरा फूड ग्रेन्स है, मतलब कि टोटल आपको थाली कितने की पड़ी, तो 245, ठीक है। तो वैसे आप 250 याद करो कि 250 रुपये की पड़ी, बट वो एक्चुअल में 5 रुपये इधर उधर कट के 245। सो 245 इज़ द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन। नाउ हमें मालूम है कि कुछ फसलें खरीफ सीज़न में होती हैं, कुछ रबी सीज़न में होती है। तो जो आपके विंटर सीज़न में जिसका सोइंग किया जाता है, वो आपका दिस थिंग ना, मतलब कि हार्वेस्टिंग जो मार्च वगैरह के आसपास आपकी आएगी, मार्च अप्रैल के आसपास, वो राबी सीज़न हो जाएगा आपका, होली के आसपास जो आती है। एंड खरीफ हो जाएगी आपकी, जो मानसून में सोइंग किया जाएगा ना, अक्टूबर नवंबर के अंदर इसका हार्वेस्टिंग कर दिया जाएगा। सो खरीफ एंड राबी, इसमें भी अगर अपन इसी टोटल का डिमार्केशन कर लें, तो खरीफ की फसल हमारे यहाँ पे कुछ कितनी हुई है, 89.83 एग्जैक्टली। डेसिमल्स में प्लीज़ याद रखिएगा, बिकॉज ये सारे ही स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इन सभी पे ऑलरेडी आरपीएससी क्वेश्चंस पूछ चुका है, सो इट्स इंपॉर्टेंट। सो खरीफ आपका हो जाएगा 89.83। वैसे आप लमसम याद करो 90 के आसपास, फिर उसे थोड़ा सा कम रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो 90 याद रखना खरीफ का हो जाएगा आपका। एंड राबी कितना होगा, 155। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि आपने जो एक थाली मंगवाई थी 250 रुपये की, 245 रुपीज़ की, उसमें से 155 रुपये आप कोई राबी की क्रॉप को याद रख सकते हो, जैसे कि आप वीट को याद रख सकते हो, ठीक है। तो 155 रुपये की तो आपको रोटी ही पड़ी, वीट आप याद रख लो, ठीक है। एंड देन खरीफ की कोई फसल आप याद रख सकते हो, 89 पॉइंट, मतलब कि 90s आप याद, 90 में कुछ याद रख रहे हो, ठीक है। तो आप जो है आपका जैसे नो बाजरा इसमें याद रख सकते हो, ठीक है। तो बाजरा खरीफ की, क्योंकि अक्टूबर के आसपास आपको बाजरा, मूंग, ये सब खरीफ की फसल में देखने को मिलता है। तो अच्छा, आप इसे बाजरा से नहीं, आप इसे मूंग से याद रखिए, ठीक है। आप इसे जस्ट अ सेकेंड, या जो खरीफ है इससे आप पल्सेस से याद रख सकते हो, बिकॉज अभी आपको मालूम होगा कि मूंग वगैरह की खेती अक्टूबर महीने के आसपास निकल के आती है, ठीक है। तो आप उसे इससे याद रख सकते हो कि खरीफ को आप पल्सेस से याद रखो, एंड राबी को आप वीट से याद रखो, कि आपने जो पूरे 245 रुपीज़ की थाली मंगवाई थी, उसमें 90 की तो दाल पड़ी आपको, जो कि एक खरीफ की फसल है, एंड 155 की आपको रोटी पड़ी, चपाती पड़ी, जो कि वीट हो गया, मतलब कि राबी फसल है। तो आप एक इंटरलिंक करके याद रख सकते हो कि भाई रोटी कितने रुपए की पड़ी मेरे को, 155 रुपये की पड़ी। एंड रोटी क्या होती है आपकी, राबी फसल है, मतलब वीट से बनती है, तो वो राबी की फसल है, तो वो 155 की हो गई आपकी। देन आप याद रखना कि जो दाल है वो आपको थोड़ी सी सस्ती पड़ी, तो वो 90 रुपये की दाल थी। तो 90 रुपये की दाल थी, तो वो आपका कितना हो जाएगा, दिस थिंग ना, आप 90 रुपये की दाल थी, तो आप उसे खरीफ से याद रख सकते हो, ठीक है। तो दाल को खरीफ से रिलेट करके और उसकी रेट याद रख लेना, एंड टोटल आप फूड ग्रेन प्रोडक्शन 245 याद रख लेंगे। देन उसके बाद में इसके अंदर आपके जब अपन बात करते हैं सीरियल्स की, ठीक है। तो सीरियल्स का प्रोडक्शन यहाँ पे कितना हुआ है, 208.61, मतलब इसी 245 का आप फर्दर डिमार्केशन कर रहे हो। जो आपका 245 टोटल प्रोडक्शन हुआ है, उसको हम देख रहे हैं राबी और खरीफ के अंदर। एंड ये जो आपका 245 का प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें हम देख रहे हैं सीरियल्स का प्रोडक्शन कितना है एंड पल्सेस का प्रोडक्शन कितना है। इसको हम दो तरीके से देख रहे हैं। सो टोटल इज 245। अगर 245 में पूछे कि भाई खरीफ कितना है, रबी कितना है, तो पल्सेस और वीट का वो थाली वाला रेट आप याद रखोगे। देन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सीरियल्स के हिसाब से पूछा मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि सीरियल्स का प्रोडक्शन कितना है एंड पल्सेस का प्रोडक्शन कितना है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि अपने एडवर्टीजमेंट्स वगैरह भी देखे होंगे ना, सीरियल्स एक्चुअल में थोड़े महंगे आते हैं कंपेरेटिवली। तो आप उस तरीके से याद रख सकते हो कि सीरियल्स तो आपको 208 रुपये के पड़ते हैं, बट जो दाल होती हैं वो सस्ती पड़ जाती है, पल्सेस दैट इज़ 36 ओनली, ओके। सो आप इस तरीके से याद रख सकते हो 245 का डिमार्केशन व्हेन इट कम्स टू सीरियल्स एंड पल्सेस। सीरियल्स महंगे पड़ते हैं तो 208 के आसपास कुछ हैं, पल्सेस 36 हैं। ऑब्वियसली ये आप कॉमन सेंस से भी याद रख सकते हो कि जो दिस थिंग नो सीरियल्स हैं वो इन अमाउंट ज़्यादा होगा एंड पल्सेस का प्रोडक्शन कंपेरेटिवली कम होगा, बिकॉज सीरियल्स इज़ अ वाइड कैटेगरी जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि आपके वीट हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, वो सब सीरियल्स के अंदर आ जाएगा। देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑयल सीड्स। अगैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑयल सीड्स जो है हमारे राजस्थान के अंदर ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन पे काफ़ी ज़्यादा एम्फोसाइज किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। एक पोटेंशियल दिस थिंग नो पोटेंशियल है राजस्थान के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑफ इंक्रीजिंग इट्स ऑयल सीड्स प्रोडक्शन, एंड धीरे धीरे शिफ्ट भी कर रहा है ऑयल सीड प्रोडक्शन पे। बट देन आपको ध्यान में मतलब कि आपको इसका टोटल प्रोडक्शन ध्यान में रखना है, विच इज़ 101.24, तो मतलब 101, ठीक है। तो ऑयल सीड तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि आप खाना बना रहे हो,
वो जो 250 की थाली वगैरह बन रही है, आप खाना बना रहे हो, वो जो खाना बना रहे हो उसके लिए आपको तेल लाना पड़ेगा। वो तेल कितने रुपए का पड़ेगा आपको? 101 रुपये का, ठीक है। तो आप तेल लेने गए, 1 लीटर तेल लेके आए, 100 रुपये में तेल लेके आए, और प्लस आपको 1 रुपया और एक आपने दिया, तो 100 रुपये का नोट दिया और 1 रुपया आपने दिया, तो 101 रुपये का आपको तेल पड़ा। देन उसके बाद में शुगर केन की अपन बात करते हैं। शुगर केन से आप 3 स्पून्स याद रख सकते हो कि 3 स्पून्स, 3 टीस्पून या 3 टेबल स्पून इतनी मीठी चाय पीते हो आप, तो शुगर केन से आप 3 चम्मच शक्कर याद रख लीजिए, ठीक है। तो 3.5 चम्मच या 3.2 इसके आसपास, तो शुगर केन 3 चम्मच शक्कर, दैट इज 3.28। एंड देन कॉटन आपका हो जाएगा 26.21 लाख मेट्रिक टन इसका जो है प्रोडक्शन हुआ है। कॉटन का कितना है? 26.21। शुगर केन का 3 चम्मच से हम याद रखेंगे, सो 3.28 के आसपास। ऑयल सीड्स, तेल कितने में खरीदा? 101 के अंदर। देन 245 जब टोटल होगा, उसमें से खरीफ एंड राबी का याद रखोगे, तो खरीफ विल बी पल्सेस, मतलब कि दाल आपने खरीदी तो 90 रुपये की कटोरी एक दाल थी। एंड देन राबी का हो जाएगा वीट, चपाती आपके 155 की थी। 245 में सीरियल्स एंड पल्सेस 208 एंड 36 हो जाएगा 36। ऑयल सीड्स इज 101, शुगर केन इज 3.28 एंड कॉटन इज 26.21। आई होप यहाँ तक आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे चेंजेस दे रखे हैं, वो आपको इतना दिस थिंग नो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत रेयर चांसेस, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस में आपसे इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। मोस्टली आप देख रहे हैं इसके अंदर ये डिक्रीज़ हुआ है, बिकॉज ओवरऑल अगर हम पुराने से भी पैटर्न से हमने कंपेयर किया है तो डिक्रीज़ हुआ था प्रोडक्शन, तो ओवरऑल थोड़ा आप डिक्रीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बस एक जगह राबी में जो है आपको थोड़ा सा एक इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, एंड शुगर केन में भी इंक्रीमेंट, बिकॉज लास्ट ईयर की सर्वे में जब आप शुगर केन का पढ़ते हो, इट वॉज कुछ 2 के आसपास कोई फिगर था, अभी इट इज़ 3.8, तो बड़ा है ये, ठीक है। सो 41% के आसपास से बढ़ा, बट द परसेंटेज एंड अगैन आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, बहुत लीस्ट चांसेस हैं। बस 2 जिसमें बड़ा है वो आप देख लो, एक तो राबी की फसलें बड़ी हैं, ठीक है, राबी क्रॉप्स की जो है प्रोडक्शन वो बड़ा है, एंड शुगर केन का प्रोडक्शन बड़ा है, ओके। देन रैंक्स ऑफ राजस्थान की अपन बात करते हैं अलग अलग क्रॉप्स के अंदर। ये सर्वे में मेंशन कर रखा है कि राजस्थान का ओवरऑल प्रोडक्शन में अगर अपन देखें कि कौन कौन से दिस थिंग क्रॉप्स के प्रोडक्शन में राजस्थान का फर्स्ट रैंक है, कौन कौन से क्रॉप्स के प्रोडक्शन में वी आर एट दी सेकंड रैंक एंड एट दी थर्ड रैंक। तो जब हम बात करते हैं फर्स्ट रैंक की कि राजस्थान ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कौन कौन से ऐसे क्रॉप्स हैं जिनके प्रोडक्शन में हम फर्स्ट रैंक पे आते हैं, सो इट्स बाजरा, देन रेपसीड हो जाएगा आपका, ठीक है, देन मस्टर्ड हो जाएगा, देन ऑयल सीड्स हो जाएंगे, एंड आपका ग्वार हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपका बाजरा, रेपसीड, मस्टर्ड, ऑयल सीड्स एंड ग्वार, ये आपके राजस्थान जो इसके अंदर फर्स्ट रैंक पे आता है। देन सेकंड रैंक पे जब अपन बात करते हैं वो आपका न्यूट्री सीरियल्स एंड ग्राउंडनट्स आ जाते हैं, एंड थर्ड रैंक पे आपका टोटल पल्सेस ग्राम आ जाएगा, चना जिसे आप बोलते हो, ज्वार हो जाएगा, एंड सोयाबीन हो जाएगा। इसमें आप फर्स्ट रैंक वाले ज़रूर याद रखिए, एंड इसमें अगैन ये ईजी है याद रखना। देखो आप इसके अंदर देख रहे हो फर्स्ट वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट में आप देखना आर लेटर कॉमन है। देन बाजरा में भी आप देख रहे हो आर आ रहा है, रेप सीड के अंदर आप देखते हो आर डोमिनेट कर रहा है, मस्टर्ड के अंदर भी आपका आर आ रहा है, ग्वार के अंदर भी यू विल सी कि आर का एक साउंड आ रहा है। तो जहाँ पे भी आपको आर के साउंड मिल रहे हैं एक तरीके से, बाजरा हो गया, रेप सीड हो गया, मस्टर्ड हो गया, ऑयल सीड्स भी आप ध्यान में रख रहे होगे जिसमें तारा मीरा और ये सब आते हैं, एंड देन ग्वार आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे में राजस्थान का फर्स्ट रैंक है। सेकंड रैंक इसमें हमारा न्यूट्री सीरियल्स के अंदर है और ग्राउंड नट्स के अंदर है। तो एक याद रख लेना, सेकंड रैंक अपना मूंगफली के अंदर है, तो मूंगफली सेकंड रैंक हो जाएगा आपका। थर्ड हो जाएगा आपका पल्सेस के प्रोडक्शन के अंदर, एंड ग्राम के अंदर, ज्वार के अंदर, सोयाबीन के अंदर। ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप फर्स्ट रैंक वाला ज़रूर ध्यान में रखोगे। नाउ ये वाला जो टेबल है अगैन इसमें बात कर रखा है कि जैसे कि कौन कौन से क्रॉप्स, जैसे अपन ने देखा कि जो बाजरा है उसके अंदर राजस्थान का फर्स्ट रैंक है, रेप सीड एंड मस्टर्ड हो गया आपका, उसके अंदर भी आपके राजस्थान का फर्स्ट रैंक आ जाता है। टोटल ऑयल सीड्स प्रोडक्शन आप देखोगे राजस्थान का फर्स्ट रैंक आ जाएगा इसके अंदर। देन इफ़ यू लुक एट ग्वार, इसके अंदर भी राजस्थान का फर्स्ट रैंक है, ठीक है। देन अगर आप न्यूट्री सीरियल्स अभी हमने पढ़ा कि वो राजस्थान का सेकंड रैंक आता है, पल्सेस में हमारा थर्ड रैंक पे है, ग्राउंडनट्स हमने बोला कि मूंगफली तो हम सेकंड रैंक पे बैठ के खा रहे हैं, तो
राजस्थान जो है आपका सेकंड रैंक पे आ जाएगा व्हेन इट कम्स टू ग्राउंडनट्स। तो जो 2 सेकंड रैंक पे है वो भी आप याद रख लीजिए, न्यूट्री सीरियल्स एंड ग्राउंडनट। फर्स्ट रैंक वाले एनीवेज आपने याद किए हैं, बचे कुछ आपके थर्ड रैंक में हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले कौन से हैं, जो भी आर साउंड के हैं, बाजरा, रेप सीड, मस्टर्ड, ऑयल सीड्स एंड ग्वार। सेकंड में हमने याद कर लिया एक न्यूट्री सीरियल्स एंड आपका ग्राउंडनट्स हमने याद कर लिया। बचा क्या, पल्सेस बच जाएंगे, ग्राम बच जाएगा, ज्वार, सोयाबीन, ये बचे कुछ आपके थर्ड रैंक के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ इसके अंदर बता रखी है। बाकी दूसरे स्टेट्स के लिए आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, बिकॉज रेयर चांस है कि आपसे दूसरे स्टेट्स के पूछे जाएँ, आपसे राजस्थान का ही पूछा जाएगा। इसमें 2 चीज़ें जो मुझे थोड़ी इंपॉर्टेंट लगी, एक आप देखना जो भी फर्स्ट रैंक है उसमें आप ओवरऑल कंट्रीब्यूशन ज़रूर देखना, अगैन बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है, प्लस आप मेंस में इसे कोट कर पाओगे। सो सी व्हेन इट कम्स टू बाजरा का प्रोडक्शन, राजस्थान फर्स्ट रैंक पे है, बट पूरे इंडिया का कितना, ऑलमोस्ट 40% के आसपास हम ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। रेप सीड एंड मस्टर्ड की जब हम बात करते हैं उसके अंदर भी राजस्थान आपका फर्स्ट रैंक पे आ रहा है। एंड कितना परसेंट प्रोडक्शन, 46% प्रोडक्शन हम आसपास पूरे इंडिया का कर रहे हैं। देन टोटल ऑयल सीड्स प्रोडक्शन में भी राजस्थान आपके फर्स्ट रैंक पे है, इसमें कितना 22% के आसपास पूरे इंडिया का हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड ग्वार का आप देखोगे दैट इज़ अगैन वेरी इंपॉर्टेंट, 87% जो है आपका राजस्थान कर रहा है, ठीक है। तो ग्वार जो है राजस्थान का फर्स्ट रैंक, एंड कितना 87.69% राजस्थान इसका प्रोडक्शन कर रहा है। तो इसमें थोड़ा सा एक आइडिया रख लेना, अगैन चांसेस कम है कि इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाए, बट फर्स्ट रैंक पे है तो आप कहीं ना कहीं मेंस में से कोट कर पाओगे कि इतना टोटल बाजरा का हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑयल सीड्स का इतना, स्पेसिफिकली बाजरा एंड ऑयल सीड्स का आप ध्यान में रख सकते हो। ग्वार एंड मस्टर्ड का फिर भी आप यू कैन टेक द रिस्क ऑफ मिसिंग आउट ऑन दैट। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट द स्कीम्स इन राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान में एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम्स हैं, स्कीम्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस अपने एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ना। पहली जो स्कीम है दैट इज़ मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, ठीक है। तो ये स्कीम जो है स्टार्ट होती है 2017 के अंदर। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना बीज से रिलेटेड है, मतलब कि सीड्स से रिलेटेड हम स्कीम्स पढ़ रहे हैं इसके अंदर। तो पहला ही जो स्कीम है वो है बीज स्वावलंबन योजना। कब स्टार्ट होती है, 2017 में। 2017 में ये 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर स्टार्ट की गई थी। हमारे राजस्थान में टोटल 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है, उसमें से सबसे पहले 3 के अंदर दैट इज़ कोटा, भीलवाड़ा एंड उदयपुर। आप इसे BUK से याद रख सकते हो, बुक से, ठीक है। तो भीलवाड़ा के अंदर, उदयपुर के अंदर एंड कोटा के अंदर सबसे पहले स्टार्ट की गई थी, बट 2018-19 से ये ऑल ओवर द स्टेट सारे 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स एक बहुत ही डिटेल में एक टॉपिक ज्योग्राफी में पढ़ते हैं हम, क्लाइमेट वाले चैप्टर के अंदर ही, और एग्रीकल्चर वाले चैप्टर के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर। तो हम पूरे राजस्थान को कुछ 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन वहाँ का एग्रीकल्चर, मतलब डिपेंडिंग ऑन वहाँ का क्लाइमेट कैसा है वहाँ पे उसी तरीके का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाएगा। एंड देन फिर वहाँ पे उसी टाइप के क्रॉप्स वगैरह और इन सब का कल्टिवेशन किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि वहाँ का सॉइल कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वाटर अवेलेबिलिटी कैसी है, इरीगेशन और इन सारी चीज़ों को देखते हुए, ठीक है। तो 3 में स्टार्ट किया, बट अभी सारे स्टेट्स में चल रहा है। ये लास्ट ईयर ही किसी एग्जाम में पूछा गया था कि नाउ इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द स्टेट्स। येस, इट वाज इन 2021 असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया था कि बीज स्वावलंबन योजना सो एंड सो ईयर में स्टार्ट की गई थी। 3 स्टेट्स, 3 आपके एग्रो क्लाइमेटिक जोन से स्टार्ट हुई थी, बट अब ये सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में हो रही है। ये आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका मोटिव क्या है, बेसिकली इसका मोटिव आप नाम से, फ्रॉम द वेरी नेम यू कैन मेक आउट, बीज स्वावलंबन की बात करें, मतलब कि क्वालिटी सीड्स मिले फार्मर्स को। जब क्वालिटी सीड्स, बीज अच्छा होगा तो ऑब्वियसली उसकी फसल, जो फार्मर होगी उसकी फसल भी अच्छी होगी। तो क्वालिटी सीड्स का प्रोडक्शन फार्मर्स खुद की फील्ड में ही कर पाएँ, ठीक है, उनको बहुत महंगे बीज ना खरीदने पड़े, और वो जो बीज है दिस थिंग नो, हाइब्रिड जो आपके क्रॉप्स हो गए और इस तरीके से वो खुद ही ग्राफ्टिंग करके और अच्छे अच्छे सीड्स और इन सब का प्रोडक्शन कर सकें। सो सीड प्रोडक्शन ऑफ लेस देन 10 ईयर्स ओल्ड वेराइटीज़, मतलब कि जो आपकी 10 साल से पुरानी जो वेराइटीज़ हैं, जैसे कि वीट, बार्ले, ग्राम, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोट, ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान में रखना है क्वालिटी सीड्स का प्रोडक्शन फार्मिंग फील्ड्स पे ही हो जाए, फार्मर्स खुद कर ले, ये इसका मेन मोटिव रहता है। सेकेंड आपकी स्कीम आ जाएगी सीड मिनी किट करके। इसके अंदर नाम से पता चल रहा है सीड मिनी किट्स, मतलब आपको सीड्स की मिनी किट्स दी जाएगी। किसको दी जा रही है, फीमेल फार्मर्स को दी जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, पॉपुलराइज करने के लिए। जो भी आपकी नई रिलीज वेराइटीज़ होंगी सीड्स वगैरह की, तो वो सीड्स के मिनी किट्स जो है पैकेट्स एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं फीमेल फार्मर्स को। देन नेक्स्ट आता है आपका माइक्रो न्यूट्रेंट मिनी किट। इसमें बिकॉज हमें मालूम है जब जो एक प्लांट होता है, जैसे कि हमारी बॉडी को भी जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम,
अलग अलग टाइप के वाइटामिन्स इन सब की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी तरीके से एक प्लांट को भी अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है अपने ग्रोथ के लिए। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट मिनीकेट इसी तरीके से हैं कि जो भी क्रॉप्स हैं उनमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट होता है उसको फुलफिल करने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिनीकेट्स प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। देन माइक्रो न्यूट्रिएंट मिनीकेट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड टू फार्मर्स किस पे 90% सब्सिडी पे उनको प्रोवाइड किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड रिकमेंडेशंस। हमें मालूम है कि ये हमारी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम स्टार्ट किया था 2015 के अंदर, जिसमें फार्मर्स को उनकी सॉइल के क्वालिटी का असेसमेंट करके और उसका पूरा कॉम्पोजिशन देख के उनको सजेस्ट किया जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप यू शुड बी कल्टिवेटिंग, एंड आपका फार्म का सॉइल इस तरीके का है, इसमें वाटर रिटेंशन इतना है, इसमें ये वाले न्यूट्रिएंट्स है, आपको ये वाली क्रॉप को कल्टिवेट करना चाहिए, ये ज़्यादा आपके लिए मुनाफा लेके आएगी। ठीक है, तो वो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम होता है। सो ये सॉइल हेल्थ कार्ड के बेसिस पे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिनिकेट्स जो है कि मतलब कि जिस चीज़ की कमी है, जैसे कि मान लो कि हमारी बॉडी में अगर विटामिन B12 और D3 की कमी है तो हमें वही चीज़ दी जाएगी। तो उसी तरीके से जो फार्मर्स हैं उनको बोला जा रहा है कि अगर आपको सॉइल हेल्थ कार्ड उनका देखा जाएगा, उनकी सॉइल का देखा जाएगा, उनकी फार्म की सॉइल का देखा जाएगा और देखा जाएगा कि इस चीज़ की कमी है, तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उनको 90% सब्सिडी पे दे दिए जाएंगे। देन नेक्स्ट जो स्कीम आती है दैट इज़ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY। अब नाम से पता चल रहा है कृषि मतलब कि फार्मिंग एंड सिंचाई योजना मतलब कि इरिगेशन से रिलेटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है इसका नोडल डिपार्टमेंट कौन है जिसका इम्प्लीमेंटेशन करता है। इट इज़ द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कृषि सिंचाई योजना का नोडल डिपार्टमेंट इज़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। काम क्या है इसका, बिकॉज कृषि सिंचाई से रिलेटेड है, इरिगेशन से रिलेटेड है, तो इसके अंदर फार्म पॉन्ड्स का प्रोडक्शन किया जाता है, इरिगेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं। एक और चीज़ आप इसमें ध्यान में रखोगे, मोस्टली ये एक हिंट भी दे रही हूँ, मतलब मैं आपको मतलब कि एक दिस थिंग आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने एग्जाम के अंदर कि सपोजटली दिस इज स्कीम गिवन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है और आपको नहीं समझ में आ रहा है इसके अंदर हमें अगर आपको दे रखा है कि इसका फंडिंग रेशियो 60:40 है, सो मोस्टली 90% 95% स्कीम्स का जो अपने राजस्थान में इंप्लीमेंट की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनका फंडिंग रेशियो इज 60:40। ठीक है, तो इसका फंडिंग रेशियो भी 60:40 करके होता है, वेयर सेंटर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है आपका 60 एंड 40 आपका स्टेट कंट्रीब्यूट करता है। देन नेक्स्ट आती है आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना माइक्रो इरिगेशन। तो बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू माइक्रो इरिगेशन, तो इसके अंदर स्प्रिंकलर इरिगेशन जो जिसे हम बोलते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप, उसी से रिलेटेड है। एंड ये ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन मतलब कि पानी को भी बचाया जा सके। ठीक है, देन फंडिंग रेशियो अगेन इसके अंदर सेंटर इज टू स्टेट का 60:40 है और इसके अंदर एडिशनल सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट दी जाती है। इतना कुछ इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं होगा, यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा फंडिंग रेशियोज एंड बाकी फ्रॉम द वेरी नेम यू कैन मेक आउट कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट जो अपनी स्कीम आती है दैट इज़ नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। क्या स्कीम का नाम है? नेशनल मिशन है किस चीज़ पे? एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन करना एंड टेक्नोलॉजी, ये इसका नाम है। इस पर बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा है RPC ने, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी NMAET, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। मतलब कि एक तरीके से मॉडर्नाइज करना, मॉडर्न टेक्निक्स को एग्रीकल्चर में लाया जाए। ठीक है, अभी भी बहुत ज़्यादा रिडेंडेंट या फिर ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी हमारे फील्ड्स में या फार्मर्स द्वारा यूज़ की जा रही है। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन करना या फिर जैसे जो एक्चुअल टर्म होता है दैट इज़ मैकेनाइजेशन ऑफ द फार्म लैंड्स। तो मैकेनाइजेशन किया जाए फार्म लैंड्स का, वहाँ पे मशीनरीज का यूज़ वगैरह हो। ठीक है, तो उससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है फार्मर की एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ती है लैंड की। सो डिलीवरी ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इन इम्प्रूव्ड एग्रो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस। ठीक है, यहाँ पे इन्हांस करता है कोऑर्डिनेशन, इसके अंदर इन्हांस कोऑर्डिनेशन एट द ब्लॉक लेवल, ये ब्लॉक लेवल से कोऑर्डिनेशन इसका चलता है। फंडिंग रेशियो इसका कितना होगा? अगैन 60:40 बिकॉज इट्स अ नेशनल मिशन, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम हो गया। इसके अंदर 3 सब मिशंस आते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एक पूछा गया एग्जाम के अंदर। तो एक इसके अंदर सब मिशन आता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पे, जिसे आप SMAE बोलते हैं। एक बार RPSC ने यही क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने पूछा था कि इनमें से कौन सा एक नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी का NMAET का सबमिशन नहीं है। ठीक है, तो सबमिशन कौन कौन सा आता है? एक तो एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन करेंगे बिकॉज इसके नाम में ऐसा बोल रखा है। देन सीड प्लांटिंग एंड मटीरियल। ठीक है, तो
सबमिशन आ जाएगा सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल से रिलेटेड। देन एक सबमिशन आ जाएगा एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये तीन है, एक एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, एक हो जाएगा आपका सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, और एक हो जाएगा आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। एक तो बिकॉज नाम में दे रखा है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि इसका मेन फोकस ये है कि हम मैकेनाइजेशन करेंगे फार्मलैंड्स का। सो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, फिर क्या होगा, आप कैसे करोगे, सीड एंड प्लांटिंग मटीरियल। ठीक है, तो सीड एंड प्लांटिंग मटीरियल तीसरी चीज़ हो गई। तो ये तीन सबमिशन इसके अंदर आते हैं, हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो अपनी स्कीम आती है दैट इज़ नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नाम से पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर हो बट वो सस्टेनेबल तरीके से हो रहा हो। ऐसा नहीं है कि आप दिसिंग नो पानी का दिसिंग नो एफिशिएंट यूज़ नहीं हो रहा हो आपका, इस तरीके से आप फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हो, दैट यू आर डिट्रॉइटिंग द सॉइल का क्वालिटी बिल्कुल ख़राब किया जा रहा है। ठीक है, आसपास के फॉरेस्ट को हटा के आप वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लग गए। ठीक है, तो एक सस्टेनेबल तरीके से एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाए। सो यहाँ पे फंडिंग रेशियो, बिकॉज अगैन ये नेशनल मिशन है तो 60:40 ही रहेगा आपका। और इसके अंदर सबमिशंस क्या आते हैं, एक तो आता है आपका रेन फेड एरिया डेवलपमेंट। ठीक है, तो और दूसरा रेन फेड एरिया डेवलपमेंट वही चीज़ होगा कि आपका दिस थिंग नो इरीगेशन और इन सब के लिए थोड़ा रास्ता खोला जाएगा और ये सारी चीज़ें, तो रेन फेड एरिया डेवलपमेंट। देन उसके बाद में मतलब कि मैक्सिमम रिटेंशन हो वाटर का ऑन द लैंड। एंड देन उसके बाद में सॉइल हेल्थ कार्ड हो जाएगा आपका, जो कि मैंने आपको स्कीम को बहुत डिटेल में पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे 2015 के अंदर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम स्टार्ट किया गया था अपने राजस्थान में, सूरतगढ़ गंगानगर से इट वाज स्टार्टेड, जिसके अंदर जो फार्मर्स हैं उनकी सॉइल की क्वालिटी को इसके अंदर चेक किया जाता है, उनके फार्मर्स की फार्म के जो है सॉइल की क्वालिटी को चेक करके उनको सजेशंस दिए जाते हैं कि उनको कौन सा क्रॉप कल्टिवेट करना चाहिए, दैट इज़ सॉइल हेल्थ कार्ड, और वो कैसे उसकी फर्दर दिस थिंग नो फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने फार्म लैंड की। देन सब मिशन इसके अंदर आता है एक एग्रो फॉरेस्ट्री का। ठीक है, कि आज मतलब कि जो फॉरेस्ट है, जैसे कि अगर आपका एक फार्म लैंड है उसके आसपास जो है फॉरेस्ट भी डेवलप्ड हो, तो सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री इसके अंदर हो जाएगा। एंड देन एक इसके अंदर परंपरागत कृषि विकास योजना, मतलब कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, बिकॉज वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात हो रही है, तो बाद में हमने एक और स्कीम इसमें स्टार्ट कर दी थी, दैट इज़ परंपरागत कृषि विकास योजना, मतलब कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड। परंपरागत मतलब कि ऑर्गेनिक की यहाँ पे बात की जा रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात हो रही है, तो पहली चीज़ नेशनल है तो 60:40 होगा। तीन इसमें मेन जो फोकस रहता है दैट इज़ रेन फेड एरिया डेवलपमेंट होगा, ताकि पानी ख़राब ना हो। ठीक है, वाटर का तरीके से एफिशिएंट और रैशनल यूज़ किया जाए वाटर का। देन सॉइल हेल्थ कार्ड वाली चीज़ हो जाएगी एंड एग्रो फॉरेस्ट्री हो जाएगा। उसके बाद में परंपरागत कृषि विकास योजना भी स्टार्ट किया गया था। देन वी हैव राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। नाउ ये है राष्ट्रीय, तो अगेन बिकॉज राष्ट्रीय हो, नेशनल की बात हो गई, 60:40 हो जाएगा। पुरानी स्कीम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सुनी भी होगी, RKVY करके बोलते हैं इसे। 2007-8 में ये स्कीम स्टार्ट हुई थी। कुछ कुछ के ईयर्स आपको थोड़े से ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, तो सारी स्कीम्स के तो नहीं पॉसिबल हैं, बट देन आपको कुछ कुछ के तो ध्यान में होने चाहिए। सो आपका जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है ये 2007-8 के अंदर स्टार्ट होती है। 60:40 क्या मेन मोटिव इसका, कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाया जाए, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कि यू हैव टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट्स इन एग्रीकल्चर। ठीक है, देन उसके बाद में कृषि का विकास कैसे होगा, और हर चीज़ का विकास इन्वेस्टमेंट के थ्रू पॉसिबल है। देन नेक्स्ट आता है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। हॉर्टिकल्चर हमें मालूम है इट इज़ फ्रूट्स, स्पाइसेस और फ्लावर्स, इन सब का कल्टिवेशन जो होता है वो आपका हॉर्टिकल्चर कहलाता है। सो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन ये राजस्थान की 24 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और क्या इसका मेन फोकस है, फ्रूट, स्पाइसेस एंड फ्लावर्स, इन सब का प्रोडक्शन। ठीक है, देन उसके बाद में 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर वुमेन भी चलाया जा रहा है ग्राम पंचायत लेवल पे। आपसे पूछा जा सकता है कौन से लेवल पे। ठीक है, ग्राम पंचायत लेवल पे 1 डे ट्रेनिंग फॉर वुमेन चल रहा है। इसके अंदर 3000 असिस्टेंस दिया जाता है पर ट्रेनिंग फॉर 30 विमेन फार्मर्स के लिए। ठीक है, तो 3000 का असिस्टेंस है पर ट्रेनिंग फॉर 30 विमेन फार्मर्स के लिए। ओके, सो 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम ग्राम पंचायत लेवल पे, ये आप ध्यान में रखोगे। देन एक और जो स्कीम अपन देख रहे हैं दैट इज़ प्रधानमंत्री दिस थिंग नो PM कुसुम स्कीम, जिसे अपन बोलते हैं ना, सोलर पावर बेस्ड पंप प्रोजेक्ट, PM कुसुम इस स्कीम को बोला जाता है। ये रहा आपका दिस थिंग नो PM कुसुम स्कीम, इस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ पे PM कुसुम स्कीम बेसिकली है किस चीज़ से रिलेटेड, ये स्टार्ट हुई थी आपकी 2019 के अंदर।
ना ये जो स्कीम है ये आपकी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री द्वारा देखी जा रही है। तो ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री तो देखने रही है बिकॉज इसके अंदर हो क्या रहा है, आपके जो फार्म्स हैं वहाँ पे सोलर पंप्स को इस्टेब्लिश करना, उससे रिलेटेड ये स्कीम है। सो इसका मेन गोल क्या रहता है कि हमें अचीव करना है टारगेट ऑफ 30.8 गीगावाट एडिशनल सोलर कैपेसिटी ऐड करनी है बाय 2022। अब ये थोड़ा पुराना टारगेट हो गया, बट देन सब जगह यही मेंशन है। तो 30.8 गीगावाट एडिशनल सोलर कैपेसिटी ऐड करना है। सो इसके अंदर बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट ए, बी एंड सी। सो कंपोनेंट ए में क्या है कि फॉर सेटिंग अप ऑफ 10,000 मेगावाट ऑफ डिसेंट्रलाइज ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स ऑन बैरन लैंड। तो पहला जो कंपोनेंट है इसमें इन्होंने बोला कि जो बैरन लैंड होगा वहाँ पे हम दिस थिंग नो सोलर पावर प्लांट्स इस्टेब्लिश करेंगे। तो दैट विल बी द फर्स्ट कंपोनेंट ए, जिसमें हम बंजर भूमि लेंगे और उसके ऊपर हम एनर्जी पावर प्लांट्स, ये रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड पैटर्न पे बेस्ड जो आपके सोलर पावर प्लांट्स होते हैं उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा। सेकेंड जो आपका स्कीम होगा दैट इज़ सेकेंड जो इसका कंपोनेंट होगा कंपोनेंट बी। इसके अंदर इन्होंने बोला है कि हम स्टैंड अलोन सोलर पंप्स लगाएंगे। तो जो बी वाला कंपोनेंट है वो सोलर पंप्स से रिलेटेड है। एंड तीसरा कंपोनेंट जो आता है वो आपका है कि सोलराइजेशन किया जाएगा, जो आपका ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चरल पंप्स हैं उनका सोलराइजेशन किया जाएगा। सो इसको 3 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया। ए के अंदर तो हम बंजर भूमि में ग्रिड आपके ग्रिड्स लगाएंगे या से रिन्यूएबल एनर्जी की पावर प्लांट्स लगाएंगे। देन दूसरा आपका हो जाएगा एग्रीकल्चरल पंप्स, स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप्स का इस्टेब्लिश करना। एंड तीसरे के अंदर हम ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स का सोलराइजेशन करेंगे। तो ऐसे करके ए बी सी इसका कंपोनेंट रहता है ना। इसके अंदर जब सोलर पंप्स की बात होती है तो उन्होंने बोला है कि हम 3 हॉर्स पावर से लेके 10 हॉर्स पावर तक के यहाँ पे सोलर पंप्स जो है वो सेटअप करने वाले हैं ना। इसके अंदर जो इनका जैसे ना फंडिंग स्कीम है वो किस तरीके से होता है कि यहाँ पे एक फार्मर को 60% तो सब्सिडी मिलेगा फ्रॉम दी गवर्नमेंट से ना। गवर्नमेंट भी यहाँ पे सेंटर का अलग एंड स्टेट का अलग, सेंटर का 30 एंड स्टेट का 30। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट 30 देगी एंड स्टेट जो है आपका 30 दे देगी। देन यहाँ पे 30% आ जाएगा आपका लोन से, ठीक है। तो 30% वो एक एज अ लोन की तरह ले सकता है एंड 10% फार्मर को खुद को यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना होगा। तो इस तरीके से एक दिस थिंग नो जो फार्मर्स हैं उनको यहाँ पे मदद दी जा रही थी, इंसेंटिवाइज किया जा रहा होता है फॉर सोलर पम्प्स और इन सब के लिए। अब हमारे राजस्थान के अंदर जो फर्स्ट सोलर एनर्जी प्लांट लगा था वो भालोजी विलेज कोटपुतली के अंदर लगा था। ये 2020-21 का कुछ आपका फैक्ट है, बट एक बार आप देख लेंगे इसको, ठीक है। तो ये आपका जो है इस स्कीम का एक मोटा मोटा चीज़ें हैं जो आपको देखनी होगी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्कीम। नाउ आज की क्लास में हमने सिर्फ इतना ही कवर किया है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी अगैन एक और क्लास होगी अपनी स्कीम्स से रिलेटेड, बिकॉज इसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं एंड उसमें हमारा एग्रीकल्चर वाला पोर्शन कंप्लीट होगा। उसके बाद फर्दर एग्रीकल्चर के आगे और भी बहुत सारे इसी अलाइड सेक्टर के अंदर हमें लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशरी, ग्राउंड वाटर, देन दिस नो वाटर रिसोर्सेज, इन सब के बारे में भी देखना होगा। तो थोड़ा टाइम लगेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे एज आई टोल्ड यू, बिकॉज इट इज़ द लेंथीएस्ट चैप्टर अपने इसका इकोनॉमिक सर्वे का पूरा। सो आज के सेशन में आज बस इतना ही होगा। थैंक यू।